हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भाषा के कितने रूप या कितनी रचनाएं होती हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा था भाषा के 2 रूप या रचना होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक, नेक्स्ट है व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है, कैसे प्रकट करता है, बोलकर भी और लिखकर भी, है ना। यही हमारे 2 भाषा के रूप होते हैं, बोलना और लिखना, यानी कि बोलना मौखिक और लिखना लिखित। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक भाषा कहते हैं। किसने बोला है ये? तो ये रमन बिहारी लाल ने बोला था। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है मौखिक भाषा का प्रयोग हम करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? सारी चीजों के लिए, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक भाषा का सिद्धांत है, मौखिक भाषा का सिद्धांत क्या है? ये सारे के सारे हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिए है ना। मौखिक भाषा का महत्व क्या है? तो सारे के सारे हैं। ठीक है, ये हमने सारी की सारी चीजें ऑलरेडी ऊपर पढ़ ली हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं समझा रही हूँ, यहाँ पे टाइम का भी अभाव है थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट है मौखिक भाषा का महत्व है, क्या महत्व है? सारे के सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। देखो, मौखिक भाषा सरलता और शीघ्रता से समझी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ज्यादा इजीली हम मौखिक भाषा ही सीखते हैं, बाद में हम लिखना पढ़ना सीखते हैं, है ना। बालक पहली बार मौखिक भाषा ही सीखता है, करेक्ट है। और व्यवहारिक जीवन में जितना मौखिक भाषा का प्रयोग होता है उतना लिखित भाषा का नहीं होता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही। और नेक्स्ट हम देखेंगे मौखिक भाषा महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्योंकि इससे बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, करेक्ट है। वार्तालाप द्वारा छात्र आत्म अभिव्यक्ति में निपुणता प्राप्त करते हैं, करेक्ट है। और कक्षा में सजीवता और रुचि उत्पन्न करता है, भी करेक्ट है ना। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक भाषा जो होती है इसकी विशेषता क्या होती है? तो बोधगम्य भाषा का प्रयोग, स्पष्टता और सर्वमान्य भाषा का प्रयोग, करेक्ट बात है ना, यानी जिसको सब समझे, हमें उस तरीके से बोलना चाहिए। अब कोई सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, आप उस लैंग्वेज में बोलोगे तो बोलने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सारे के सारे यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो सारे के सारे उद्देश्य हैं यहाँ पर भी। और नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु अध्यापक को साधन अपनाना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए? देखो, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन का अवसर, बिल्कुल करेक्ट है। वह ना, बच्चे जो बोलना चाह रहे हैं उन्हें बोलने दो, तभी तो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो बढ़ेगी, वो इंप्रूव होगी। प्रश्न उत्तर करना चाहिए, उससे भी आप प्रश्न कर रहे हो, बच्चे उत्तर दे रहे हैं, है ना, तो वो अभी अपनी अभिव्यक्ति ही तो कर रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन, अब खुद को एक्सप्रेस ही तो कर रहे हैं, है ना। चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, उससे बच्चे जल्दी से बोलते हैं, ठीक है, उनको इंटरेस्टिंग भी लगता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अध्यापक को साधन अपनाना चाहिए, कौन सा साधन अपनाना चाहिए? सारे के सारे, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक भाषा का छात्रों में विकास करते समय अध्यापक साधन अपना सकता है, क्या अपना सकता है? सारे के सारे साधन अपना सकता है, क्योंकि इन सब में बेसिकली बोलना या फिर सुनना इन्वॉल्व है ना। तो ऐसी जितनी भी चीज होंगी सबसे हम बेसिकली जो हमारे सुनने या फिर बोलने वाली चीजें उनको इंप्रूव कर सकते हैं बच्चे की। नेक्स्ट है भाषा के किस रूप में उच्चारण का विशेष महत्व होता है ना। तो देखो, हम मौखिक रूप में ही हम बेसिकली उच्चारण जो है उसको मौखिक रूप में ही ज्यादा महत्व होगा, क्योंकि जब बच्चा बोल रहा है तो वो शुद्ध बोले, ये इंपॉर्टेंट है ना। या फिर बच्चे की तो बात ही नहीं है, छोटा जब बच्चा होता है तो हम उसके उच्चारण पे नहीं जाते हैं। अगर हम बड़ों की भी बात करें तो हम उच्चारण पे जाएंगे, क्योंकि अगर जैसे मैं एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट 2 चीजें बता रही थी आपको, है ना, तो दोनों का मीनिंग अलग होता है। अगर आपने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, आपकी बात का मीनिंग अलग हो जाएगा, है ना। तो उच्चारण का विशेष महत्व होता है मौखिक में, यानी कि बोलने में, है ना। लिखित में तो होगा नहीं। और वाचन का मतलब होता है रीडिंग में भी खैर होता है, पर रीडिंग में आप खुद ही रीड कर रहे हो ना, तो आपको खुद अपने मन में पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं क्या मतलब मेरा बेसिकली मतलब क्या है, तो वो आपको पता है खुद ही। सुनने में भी नहीं होता है, क्योंकि सुनने में तो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है ना, हमें तो हमारा उच्चारण गलत हो रहा है, तो श्रवण में यानी कि सुनने में हमारे उच्चारण का तो कोई लेना देना है नहीं, है ना। मौखिक में यानी कि जब हम बोल रहे हैं वहां पर उच्चारण का विशेष महत्व होगा। नेक्स्ट है भाषा के अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या क्या हो सकता है? क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है ना। जैसे आपने देखा होगा कई सारी जगह पे, जैसे अगर मैं यहीं की ही बात करूं अपनी, है ना, हमारे यहीं पे यूपी में, फिर भी इधर थोड़ा अलीगढ़ साइड में, और इधर फिर भी थोड़ा ठीक है ना, इटावा तक भी। और थोड़ा आगे जाओगे ना तो वहां पर है ना बिल्कुल जैसे स्कूल को ना स्कूल बोलेंगे, है ना, शाह को शाही कर देते हैं, तो थोड़ा ऐसे हो जाता है। यहाँ इटावा तक तो ठीक है, उसके आगे थोड़ा वैसे होने लगता है ना। तो आप देखोगे कि क्षेत्रीय प्रभाव भी पड़ता है ना, कि कई सारी जगह पे बेसिकली कुछ चीजों को ऐसे बोला जाता है, जैसे हमारी गलती नहीं है, मैं खुद बचपन से स्कूल ही बोलती हुई आई हूँ, है ना। अब थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हुआ है कि अभी मैं स्कूल बोलती हूँ, वरना मैं बचपन से कम 10th 12th तक या 11th 12th तक भी मैंने स्कूल ही बोला है, ठीक है। तो क्योंकि क्षेत्रीय प्रभाव है, ये गलत चीज भी नहीं है ना, हमारे यहाँ पे ऐसे बोला जाता है, तो हम ऐसे बोलते थे, तो क्षेत्रीय प्रभाव भी हो सकता है।
भौगोलिक प्रभाव भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है ना। जैसे यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक वो ही ले लिया, तो भौगोलिक प्रभाव भी हो सकता है और शारीरिक विकास भी हो सकता है ना। जैसे आपका जब शारीरिक विकास हो रहा है तो उसमें कोई कमी रह गई है, ठीक है। जैसे टंग वंग में किसी के होता है, किसी को सा बोला ही नहीं जाता, वो सा को फा बोलता है, तो ये शारीरिक विकास हो जाएगा, ठीक है, शारीरिक विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या क्या है, तो उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना, ये बिल्कुल करेक्ट है ना। जैसे आपको पता ही नहीं है कि एस एच को हमें श बोलना है, एस को हमें सा बोलना है, आपको ये पता ही नहीं है ना। तो आपको बेसिकली नियमों का ज्ञान ही नहीं है, तो आप फिर गलत बोलोगे। ध्वनि के उचित ज्ञान का अभाव होना, ये भी करेक्ट है। और ध्वनि लोपन होना, यानी कि आपको बेसिकली साउंड्स के बारे में भी नॉलेज नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अशुद्ध उच्चारण का प्रकार है, क्या क्या है, स्वर भ्रांति, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि आपको बेसिकली आपको ऐसे पता ही नहीं है कि जहां पे आई आएगा, है ना। जैसे हम करते हैं ना इंग्लिश में, तो वैसे भी है, मेरे को नहीं पता, है ना। देखो पीयूटी ये पुट है, तो फिर बीयूटी बुट क्यों नहीं है ना, ये बट क्यों है, ठीक है। पर ये यहाँ पे बोल रहे हैं स्वर भ्रांति, भ्रांति, स्वर भ्रांति का तो मतलब ये हुआ ना कि बेसिकली यहाँ पे यू है, तो या तो इसको ऊ बोलें या इसको अ बोलें, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि यू को क्या बोला जाएगा, अ बोला जाएगा या फिर ऊ बोला जाएगा, है ना। तो ये इसको हम स्वर भ्रांति बोलते हैं। हमारे हिंदी में बढ़िया होता है, इंग्लिश में तो बेकार ही है, ठीक है। तो आपको स्वर भ्रांति है, या फिर आकार इंकार का भ्रम है, तो ये भी करेक्ट है। या फिर अनुनासिक का आगम है, यानी नेजल पैसेज जो है बेसिकली वो आपका करेक्ट नहीं है। जो नाक से वर्ड बोले जाते हैं वो आप अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, जैसे माँ हो गया, ना हो गया, वो आप अच्छे से नहीं बोल पाते हैं ना। तो ये सारे की सारी चीजें करेक्ट हो जाएंगी, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक भाषा के विकास में आने वाली जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी। तो अगर आपको संकोच है बोलने में, है ना, तो आप नहीं बोल पाएंगे अच्छे से। अगर आपकी भाषा अस्पष्ट है ना, तो नहीं बोल पाएंगे। और अगर आपका अशुद्ध उच्चारण है और अगर आपको कोई बार बार करेक्ट कर रहा है सामने वाला बंदा, तो फिर आप बेसिकली क्या करोगे, कम बोलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको हेजिटेशन होने लगेगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक भाषा की समस्या का निराकरण है, यानी कि कैसे आप इसका निराकरण कर सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक भाषा के विकास के साधन है। विकास के साधन कौन कौन से हैं, भाषण से भी आप मौखिक भाषा बढ़ा सकते हो। उचित भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति और व्यवहार कुशलता, सारे के सारे करेक्ट हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है छात्रों को मौखिक भाषा में कुशल बनाने के लिए साधन है, कौन कौन से हैं, सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श वार्तालाप की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं, सारी की सारी हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श वार्तालाप की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं, तो सारे के सारे सही हैं, यानी उच्चारण जो आप कर रहे हो वो शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, आपकी भाषा में गतिशीलता होनी चाहिए और स्वाभाविकता होनी चाहिए, नेचुरलनेस होना चाहिए ना। अगर ये आप मोबिलिटी जो है इसको नहीं समझ पा रहे तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। देखो क्या होता है, जब भी हम भाषा, जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं, है ना, जैसे अगर मैं एक सीधी सी कुछ लूं, है ना, जैसे सपोज करो आपकी मम्मी ने खाना बनाया, आपको पसंद नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको ऐसे थोड़ी बोलोगे, एकदम एकदम मतलब ऐसे एकदम सीधे से उसमें नहीं बोलते हो, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे मम्मी खाना अच्छा नहीं बना, ऐसे नहीं बोलते ना। आप कैसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो मम्मी कैसा खाना बनाया है, ऐसे बोलते हो, है ना। तो ये क्या है बेसिकली मोबिलिटी, कि आप कोई वर्ड जल्दी बोल रहे हो, कोई वर्ड में थोड़ा पॉज ले रहे हो, है ना, तो इसी को ही हम बोलते हैं गतिशीलता। ठीक, तो ये आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा, है ना। जैसे अगर हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, ठीक, तो हम बेसिकली जो गति है उसका यूज करते हैं। इवन छोटे से भी बच्चे को देख लोगे ना, वो भी ये चीज सीख जाता है, मोबिलिटी सीख जाता है। आप 2-2.5 साल के बच्चे को भी देखोगे ना, वो भी अगर गुस्सा हो रहा होगा अपने परिवार वालों से, तो वो भी ऐसे बोलता है मैं गुस्सा हो गया हूँ, ऐसे बोलेगा, है ना। गुस्सा को थोड़ा सा ऐसे वजन डाल के उसमें बोलेगा, ठीक है, उसी को ही हम बोलते हैं गतिशीलता। ठीक, यानी कौन से वाले वर्ड में कितना टाइम ले रहे हैं हम बोलने में। ठीक, नेक्स्ट है आदर्श वार्तालाप की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं, सारी की सारी हैं, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आदर्श वार्तालाप में कौन कौन से गुण होने चाहिए, सारे होने चाहिए। और वार्तालाप शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है, कौन सी है, सारी की सारी हैं। जैसे वातावरण बढ़िया होना चाहिए, अनुकरण जो है वो बच्चे को सिखाओ, इमिटेशन, क्योंकि बच्चा जो है सारी की सारी चीजें इमिटेशन के थ्रू ही सीखता है, और अभ्यास करवाओ बार बार, तो सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्तालाप का एक रूप कहा गया है, किसको कहा गया है, भाषण को। ठीक है, वार्तालाप का मतलब क्या होता है, बेसिकली कन्वर्सेशन, है ना, बातचीत करना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भाषण जो है उसको भी तो हम बातचीत ही बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिखित अभिव्यक्ति बोलेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और लिखित भाषा का जो महत्व है वो क्या
है, सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, तो देखो भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं, है ना, यहाँ पर है ना आपको है ना दो चीजें आएंगी, ठीक है, एक तो है ना ये दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर हमारा दो आंसर भी सही होगा और चार आंसर भी सही होगा, वो मैं बता देती हूँ कैसे होगा, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज स्किल कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, अगर ये चीज आ रही है तो आपको कहाँ पे जाना, तो आपको कहाँ पे जाना है, दो पे जाना है, ठीक है, क्योंकि भाषा कौशल हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है हमारा गौड़ कौशल, है ना, वो सॉरी एक होता है प्रधान कौशल, ठीक है, और एक होता है गौड़ कौशल, ठीक है, तो ये दो हो गए। लेकिन भाषा कौशल कितने होते हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि भाषा कौशल कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, चार होते हैं, है ना, जो कि हम LSRW की बात करते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर तो प्रकार पूछा जा रहा है तो दो, और अगर तो पूछा जा रहा है कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, तो कुल चार होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है प्रधान कौशल जो है उसमें क्या क्या शामिल होता है। प्रधान कौशल में क्या होता है, जो बच्चे को सबसे पहले आ रहे हैं, तो सबको पता है बच्चे को सबसे पहले क्या सीखता है, सुनना, उसके बाद में बोलना, ठीक है, तो सुनना बोलना ये दोनों ही प्रधान कौशल होते हैं, और पढ़ना लिखना ये दोनों ही गौड़ कौशल होते हैं। गौड़ कौशल कौन से होंगे, पढ़ना या वाचन या लिखना या लेखन, ये दोनों के दोनों, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण के स्तंभ जो है वो कितने हैं, तो देखो यहाँ पर आगे कितने पिलर है ना, कितने पिलर हैं या फिर कितने हैं, ये ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए तो हमें जाना है चार पे, जो हम LSRW की बात करते हैं वो चारों, ठीक है। तो भाषा शिक्षण के स्तंभ जो है वो कितने हैं, देखो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कानों द्वारा कुछ भी सुनने और समझने की चेष्टा को परिष्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्रवण बोलते हैं, है ना, सुनने की प्रक्रिया को, या कानों द्वारा कुछ भी सुनने या समझने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं श्रवण, यानी कि सुनना, ठीक। नेक्स्ट श्रवण कौशल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो श्रवण का मतलब क्या है, सुनना, है ना, यानी सुन करके सामने वाले बंदा जो भी बोल रहा है उसकी बात को समझना, है ना, तो किसी को बोलते हुए सुनना और सुनकर उसकी बात को समझ लेना, इसी को ही हम बोलते हैं श्रवण कौशल। श्रवण कौशल विकसित करने के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, तो सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट श्रवण कौशल का महत्व है क्या है, ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, इसीलिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं बता रही हूँ, वरना हम इन सब के बारे में ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट श्रवण कौशल का जो महत्व है वो क्या है, तो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट श्रवण कौशल का महत्व है क्यों है, सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ भी करेक्ट हो जाएंगे। और श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए किस शक्ति का समावेश किया जाता है, तो किसका विकास, देखो सुनना आपका बेसिकली सुनना, बच्चे की जो श्रवण शक्ति है या उसका जो सुनना है वो इंप्रूव करना है कि बच्चा अच्छे से सुने, है ना, तो आप क्या करोगे, इंट्यूसिव पावर, होल्डिंग पावर और अंडरस्टैंडिंग पावर तीनों को डेवलप करोगे बच्चे की, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रवण कौशल विकसित करने से लाभ क्या क्या है, सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और बालकों में श्रवण कौशल विकसित करने की विधि सारी की सारी हैं, ये जितने भी चीजें हैं आप ये जब करवाओगे बच्चे से तो बच्चा जो है वो सुनने पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, है ना, यानी सुनेगा अच्छे से, तो उसका श्रवण कौशल विकसित होगा। नेक्स्ट है श्रवण कौशल को उत्तम बनाने का सिद्धांत जो है वो क्या है, सारे के सारे हैं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और श्रवण कौशल को उत्तम बनाने के जो सिद्धांत है वो क्या है, सारे के सारे हमारे यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है श्रवण कौशल, नेक्स्ट है श्रवण कौशल के विकास में बाधक तत्व जो है वो कौन कौन से हैं, सारे के सारे हैं, है ना, मतलब बाधक तत्व की जो बाधा डालेंगे बच्चे की, तो अगर मौखिक कार्य का अभाव है, यानी बच्चे को आप मौखिक कार्य दे ही नहीं रहे हो, है ना, उसको बुलवा ही नहीं रहे हो, तो उसका कैसे श्रवण कौशल जो है वो विकसित हो जाएगा, या उसको कुछ सुनाई नहीं रहे हो, है ना, शांत पड़ी हुई है क्लास, तो कैसे श्रवण कौशल विकसित हो जाएगा। विषय वस्तु की क्लिष्टता है ना, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उसकी वजह से भी, और कक्षा में अगर संतुलित अनुशासन नहीं है तो भी वहां पे श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा, सब चर्चा मचा रहे हैं, है ना, तो बच्चा सुनने में, अच्छी बातें सुनने में वो अपना कॉन्सेंट्रेशन ला ही नहीं पाएगा। श्रवण कौशल के विकास में बाधक तत्वों को दूर करने के जो उपाय हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। मौखिक कार्य को प्रोत्साहन दोगे, यानी कि सुनना और बोलना, ये दोनों चीजें ज्यादा करवाओगे बच्चे से, और कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण रखोगे, और क्लिष्ट विषय वस्तु को रोचक बनाओगे, है ना, इन्हें इंटरेस्टिंग बनाओगे जिससे बच्चा सुने अच्छे से, ठीक है। हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPS
MSU आरती मैम करके, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, BD 101, 102, 103, 105, 105 में जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के आपको ये एनवायरमेंटल एजुकेशन के नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स होंगे वैसे ही होंगे जैसे हम यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वैसे ही होंगे सेम नोट्स, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और प्लस MCQs मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना, तभी आप MCQs को अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और MCQs दोनों चीज़ें मिलेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा इस कोर्स में आपको और क्या क्या मिलने वाला है, तो इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं ये नोट्स और MCQs तो मिलने ही वाले हैं। जो MCQs हैं वो विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलेंगे। पहले विद आंसर वाले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप लगाइए कि आपके कितने अच्छे निकलते हैं। वो विदाउट आंसर वाले भी मिलेंगे, तो उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज इस बार दे रहे हैं, वो होने वाली है आपका क्विज। ठीक है, क्विज होने वाली है, और ये जो क्विज होने वाली है इसमें क्या होगा, तो इसमें एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनकी क्विज बना बना के डालेंगे। तो वो क्विज में जाकर के आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके वहां पर 50 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इवन 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक यूनिट के 50, है ना, वो वाले क्वेश्चंस हम देंगे। वहाँ यूनिट वाइज क्विज होगी, तो यूनिट फर्स्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में फिर आप जो MCQs हैं उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद में फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं, और उसके बाद में फिर आप क्विज लगा करके जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्विज को करना, तो ये क्विज भी आपको मिलेगी इसी के अंदर ही। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं 300 रुपीज में। ठीक है, तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, वाचन का सामान्य तात्पर्य क्या होता है? वाचन का मतलब होता है पढ़ना, है ना, तो क्या है बेसिकली इसका मतलब पढ़कर सुनाना। ठीक, नेक्स्ट है वाचन शब्द किस धातु से बना हुआ है, तो ये वाक से बना हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाचन वो जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। किसने बोला है? ये कैथनीर ओकानर ने बोला है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाचन का उद्देश्य क्या होता है, तो वाचन का उद्देश्य होता है पुस्तक पढ़कर बालक उसका भाव समझ सके और दूसरों को समझा सके, करेक्ट है। बालकों के अक्षर, शब्द उच्चारण, ध्वनि, उचित ध्वनि, निर्गम बल तथा सुस्वरता का उचित संस्कार करना, ये भी करेक्ट है। और स्वयं बालक अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए भाव अनुसार स्वकर तथा उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ सके, तो ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है ना, ये हम ऑलरेडी ऊपर वैसे पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट है पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है, तो पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करना, करेक्ट है। पढ़ते समय शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में अंतर स्पष्ट करना और मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ को संदर्भ अनुसार समझना, करेक्ट है ना। जैसे मैं बोल रही थी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो उसको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली एक लोकोक्ति है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन का जो तत्व है वो क्या है, तो लेखक के विचारों को पढ़कर समझना तथा उसके पूर्व शुद्ध सामग्री से संबंध स्थापित करना, करेक्ट है। पढ़कर शब्द का संदर्भ अनुसार भाव ग्रहण करना, करेक्ट है। और ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचाना, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सुंदर वाचन की विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी, यानी कि आप अच्छी तरह पढ़ रहे हो, सुंदर पढ़ रहे हो, ब्यूटीफुल रीडिंग हो रही है आपकी, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, तो मधुरता होनी चाहिए, प्रभात उत्पादकता होनी चाहिए, चमत्कार पूर्ण ढंग आरोह अवरोह के साथ वाचन करना चाहिए, करेक्ट है। प्रत्येक अक्षर को शुद्ध और स्पष्ट उच्चारित करना, ये भी करेक्ट है। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल और विराम के साथ पढ़ना, बिल्कुल करेक्ट है सारी चीजें, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदर वाचन के लिए ध्यान देने योग्य बातें जो हैं वो कौन सी हैं, सारी की सारी हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाचन के आधार कितने होते हैं, तो वाचन के आधार कितने थे, 2 थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वाचन मुद्रा जो है उसमें क्या क्या शामिल है, तो वाचन मुद्रा का मतलब क्या होता है, किस तरीके से खड़े हैं, बैठे हैं, बुक का एंगल क्या है ना, वो सारी चीजें। तो बैठने खड़े होने का ढंग, वाचन सामग्री हाथ में ग्रहण करने की रीति, भावानुसार हाथ नेत्र आदि अंगों का संचालन, सारी चीजें करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाचन शैली क्या होती है, तो देखो वहां पर मैंने दोनों चीजें बताई थी, वाचन मुद्रा क्या है, वाचन शैली क्या है, ठीक है। वाचन शैली जो है उसका मतलब क्या होता है, भाव अनुसार स्वर को उचित आरोह
अवरोह के साथ पढ़ना। सस्वर वाचन का उद्देश्य क्या होता है? सस्वर वाचन और मौन वाचन, दो चीजें थी ना। सस्वर का मतलब था तेज तेज पढ़ना और मौन पठन का मतलब था कि मन में पढ़ना, है ना, यानी बिना आवाज के पढ़ना। तो सस्वर पाठन जो है यानी तेज तेज पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, कौशल प्राप्त करना पढ़ने में, और रुचि और अभिवृत्ति प्राप्त करना। सारी की सारी चीजें करेक्ट हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्वर वाचन का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे भी हमारी सारी की सारी चीजें करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि शुद्ध स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना करेक्ट है। विराम चिन्हों का समुचित स्थान देते हुए पढ़ना करेक्ट है। भाव अनुरूप अवसर के अनुकूल पढ़ना, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सस्वर वाचन में ज्ञान का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो छात्रों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनके शब्द सूक्ति भंडारण में वृद्धि करना, करेक्ट है ना। छात्रों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना, ये भी करेक्ट है। छात्रों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराना, ये भी करेक्ट है। यानी सारे ऑप्शन करेक्ट है हमारे। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्वर पाठन में कौशल का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? तो सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। यहाँ पे आप एक बार पढ़ लेना, है ना, क्योंकि टाइम कम है और हमारे बहुत सारे स्लाइड्स बचे हुए हैं अभी। ठीक, नेक्स्ट है एटलीस्ट हमारे कम से कम कितने 50 स्लाइड्स बचे हैं, ओ माय गॉड, है ना। नेक्स्ट है सस्वर पाठन में रुचि का उद्देश्य क्या होता है? दोनों होते हैं, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सस्वर पाठन में अभिवृत्ति का उद्देश्य क्या होता है? यानी एटीट्यूड जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है ना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? दोनों के दोनों। तो आप एक बार पढ़ लेना। सस्वर पठन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सारी की सारी है ना। शुद्ध होना चाहिए उच्चारण, लय और गति उचित होनी चाहिए, हाव भाव उचित होने चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सस्वर वाचन की विशेषताएं क्या क्या हैं? सारी की सारी हो जाएंगी। वाचन का ढंग, विराम चिन्ह, शब्दों ध्वनियों का ज्ञान, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है सस्वर वाचन की विशेषताएं क्या क्या हैं? यहाँ पर भी हमारा उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। सस्वर पाठन के तत्व जो है वो कौन कौन से हैं? सारे के सारे हैं। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने का अभ्यास कराने के लिए छोटी कक्षाओं में अभ्यास होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सस्वर वाचन का होना चाहिए, है ना, क्योंकि पढ़ने का अभ्यास कराना है हमें। स्टार्टिंग में हम बच्चे को तेज तेज ही पढ़ाते हैं, इवन वो धीरे धीरे पढ़ भी नहीं सकता मन में, है ना। स्टार्टिंग में तो तेज तेज ही पढ़ेगा ना। नेक्स्ट है गद्य पाठ में अवसर सुलभ होता है। क्या सुलभ होता है? देखो, गद्य का मतलब क्या होता है? गद्य और पद्य दो चीजें होती हैं, है ना। तो गद्य का मतलब क्या होता है? गद्य का मतलब होता है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ है ना, जैसे कहानी लिखी हुई है कोई, वो होता है गद्य। पद्य क्या होता है? जब कोई कविता वविता लिखी हुई है ना, या कोई श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं, वो होता है पद्य। मतलब जिसको हम गा करके पढ़ते हैं वो होता है पद्य, और जिसको हम ऐसे सिंपली पढ़ते जाते हैं वो होता है गद्य, है ना। तो गद्य पाठ में अवसर सुलभ होता है। क्या सुलभ होता है? यहाँ पर सस्वर और मौन वाचन दोनों कर सकते हैं हम गद्य पाठ में। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जबकि पद्य पढ़ने के लिए ना हमें बेसिकली गाना जैसा गाना पड़ता है ना, तो वो बेसिकली इतना ज्यादा इजी नहीं होता। गद्य इजी होता है। गद्य में हम सस्वर और मौन वाचन दोनों कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। बच्चे को इसीलिए गद्य से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे जब हम पढ़ना सिखाएंगे तो, है ना। नेक्स्ट है सस्वर पठन हेतु सुझाव है। क्या सुझाव है? सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार सस्वर वाचन की अवस्थाएं जो हैं वो कितनी होती हैं? तो 5 अवस्थाएं होती हैं। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने से पूर्व बालकों की उत्सुकता को जागृत करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सारी की सारी चीजें। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्वर वाचन की द्वितीय अवस्था की विशेषता क्या होती है ना। जो दूसरी अवस्था है उसकी क्या विशेषता होती है? तो दोनों विशेषताएं हैं, ए और बी। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमने 5 अवस्थाएं पढ़ी थी ना, ये उनके बारे में ही है। ठीक है, तो दूसरी अवस्था पढ़ ली हमने। दूसरी अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अभ्यास करने लगता है और बालक की पढ़ी हुई बातों के प्रति अनेक प्रकार की जिज्ञासा प्रकट करने लगता है ना। तो ये हमारी दूसरी अवस्था हो गई। पहली अवस्था में तो बेसिकली वो पढ़ना सीखता ही है जस्ट, है ना। और यहाँ पर आ गई हमारी तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था में क्या होता है? तीसरी अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगता है, करेक्ट है। बालक की पढ़ी हुई बातों का अन्य बातों से संबंध लगाने लगता है, करेक्ट है। और अपरिचित शब्दों का अर्थ परिचित शब्दों के सहचर्य से समझने लगता है ना। पहली स्टेज में सिर्फ पढ़ने लगा, दूसरी स्टेज में पढ़ी हुई बातों के प्रति जिज्ञासा भी प्रकट करने लगा, और तीसरी स्टेज में उन दोनों के साथ में अपरिचित शब्दों का अर्थ परिचित शब्द के सहचर्य से भी समझने लगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथी अवस्था जो होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? ठीक है, तो इसमें चौथी अवस्था में बच्चा मनोरंजन और ज्ञान प्राप्ति दोनों के उद्देश्य के लिए पढ़ता है ना। पहले अभी तक क्या पढ़ रहा था? तीसरी अवस्था तक केवल जो
बुक वाली चीजें थी या ऐसी वाली चीजें थी, सिर्फ उनको पढ़ रहा था। ठीक है, अभी बच्चा मनोरंजन के लिए भी पढ़ रहा है, यानी जो कॉमिक्स वगैरह हैं उनको भी पढ़ने लग पड़ रहा है। ठीक है, नए शब्दों के शुद्ध उच्चारण में अब उसे कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है, यानी अगर नए नए शब्द भी आते हैं तो भी उनको वो आसानी से एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ रहा है। बालक का शब्द भंडारण इतना बढ़ जाता है कि वह किसी शब्द के परिवर्तित रूप का अर्थ बिना शब्दकोश की सहायता से ही समझ लेता है ना, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सस्वर वाचन की पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था लास्ट अवस्था है ना, 5 अवस्थाएं होती है ना, तो पांचवी अवस्था जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर छात्रों को भिन्न भिन्न विद्वानों के विचारों का संकलन करने में बड़े आनंद का अनुभव होता है और अब विद्यार्थी सभा समितियों आदि में निसंकोच होकर वाचन कर सकता है। अब उसमें दूसरों के वाचन संबंधी गुणों को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सस्वर वाचन के गुणों के आधार पर इसके कितने भेद किए जा सकते हैं, तो 2 भेद हो सकते हैं। और नेक्स्ट है आदर्श वाचन के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, तो छात्रों के समक्ष का एक मानदंड उपस्थित करना करेक्ट है और छात्रों को यह समझाना कि उन्हें कहाँ तक पढ़ना है, छात्रों के मन में व्याप्त झिझक को दूर करना, सारी की सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सस्वर पाठन का प्रकार जो है वो क्या होता है ना, सस्वर पाठन अगर कर रहे हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से, व्यक्तिगत भी और सामूहिक, यानी कि हम तेज पढ़ रहे हैं तो क्लास में अकेले खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं और 4 बच्चे साथ में मिलकर भी, है ना। नेक्स्ट है सामूहिक वाचन कराने के लिए चुनी जाने वाली पुस्तकों का गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनमें विविधता होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, है ना, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक वाचन द्वारा बच्चे सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, शब्दों का ज्ञान, अर्थबोध, उच्चारण में सुधार, सारी की सारी चीजें, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक वाचन कराते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, सारी की सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक वाचन में ध्यान रखना आवश्यक है सारी चीजों का, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस पठन में शब्दों का उच्चारण सुनाई न दे उसे क्या कहते हैं, है ना, यानी कि हमें उच्चारण सुनाई नहीं दे रहा है, पढ़ रहा है बच्चा पर हमें नहीं सुनाई दे रहा, उसको क्या बोलेंगे, वो मौन पठन हो रहा है ना। जैसे घर में बैठ करके भी मम्मी भी आपके साथ में सो रही है, आपको 4 बजे सुबह उठ के पढ़ना है, तो आप क्या करते हो, आप मौन पठन करते हो ना, साइलेंट रीडिंग करते हो, मम्मी को नहीं सुनाई दे रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो, पर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मौन पठन जो होता है इसके तत्व क्या होते हैं, तो उचित पठन आसन की मुद्रा करेक्ट है, सक्रिय शब्दकोश और एकाग्रता, सारी की सारी चीजें जरूरी है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौन पठन के सोपान जो है वो क्या क्या है, सारे हैं, आप एक बार पढ़ लेना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाचक को बोलते हैं मौन पठन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में पहले वाचन किया जाता है, भाषा शिक्षण में सबसे पहले कौन सा वाचन किया जाता है ना, तो जब भी बच्चे को बेसिकली सिखा रहे हैं तो सबसे पहले उसको क्या सिखाएंगे, मौन सिखाएंगे या सस्वर, पहले उसको सस्वर वाचन सिखाते हैं ना, ऐसे तो नहीं है बच्चा पहले स्टार्टिंग में ही उसने मौन पठन स्टार्ट कर दिया, पहले वो सस्वर वाचन करता है, यानी तेज पढ़ना ही शुरू करता है ना। नेक्स्ट है मौन वाचन का महत्व क्या होता है, ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौन वाचन में सहारा नहीं लिया जाता है, किसका सहारा नहीं लिया जाता, देखो मौन वाचन हो रहा है, हम मन मन में पढ़ रहे हैं, है ना, तो ना तो हम आवाज यूज कर रहे हैं और ना ही हम टंग का यूज कर रहे हैं और ना ही हम जो स्पीच सेंसेस हैं उनका यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम तो मन मन में पढ़ रहे हैं, है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौन वाचन का प्रशिक्षण दिया जाता है गद्य पाठों द्वारा, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौन वाचन के भेद कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है, गंभीर और द्रुत वाचन, ठीक है, मौन वाचन के कौन कौन से भेद हैं, गंभीर और द्रुत दोनों हैं, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मौन पठन के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये दोनों ही हैं, गंभीर और त्वरित, त्वरित को ही हम द्रुत वाचन भी बोलते हैं, है ना, तो ये आप याद रख लेना। ठीक ठीक है जी, चलिए, हाँ जी 20 जनवरी से हैं आपके एग्जाम, ठीक है, चलिए 20 जनवरी से। चलिए
चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। मौन वचन का प्रकार, मौन पठन का प्रकार है, दोनों ही हैं। त्वरित को ही हम द्रुत भी बोलते हैं ना, तो द्रुत आ जाए या त्वरित आ जाए मतलब एक ही, आप समझ लेना है ना। गंभीर वाचन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? भाषा पर अधिकार करना, करेक्ट है। विषय वस्तु का अधिकार करना और नवीन सूचना एकत्र करना, सारे के सारे हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंभीर वाचन में आवश्यक है, गंभीर वाचन में क्या आवश्यक है? पाठ्यक्रम के प्रत्येक शब्द को पढ़ना तथा समझना, करेक्ट है ना। और विचारों का चिंतन मनन करना, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, गंभीर मौन वाचन करते समय ध्यान रखना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? सारी चीजों का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्वरित मौन वाचन का प्रशिक्षण देते समय छात्र अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए क्या? मौन वाचन के समय कक्षा अनुशासित हो, करेक्ट है। कक्षा का वातावरण शांत हो और छात्र ना गुनगुनाए और ना ही होठ हिलाए, है ना, करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रुत वाचन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, करेक्ट है। साहित्य में परिचय प्राप्त करना और अवकाश का सदुपयोग करना, डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मौन वाचन उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, क्या किया जाता है? सारी चीजें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि जो है वो कौन सी मानी जाती है? मौन वाचन, है ना। जब आप उच्च कक्षा में आ गए हो तो आप मधुर वाचन या फिर मतलब पढ़ोगे तो गाना गा कर के थोड़ी पढ़ोगे या फिर तेज थोड़ी पढ़ते हो, आप साइलेंट रीडिंग ही करते हो जब उच्च कक्षाओं में आ जाते हो, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौन वाचन करते समय ध्यान रखना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? सारी चीजों का। नेक्स्ट है, मौन वाचन करते समय ध्यान रखें, किस चीज का ध्यान रखें? सारी चीजों का, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में वाचन कौशल का विकास इसके साथ किया जाता है, किसके साथ किया जाता है? वाचन कौशल का विकास, है ना। कैसे करेंगे? निबंध के द्वारा, उपन्यास के द्वारा, कविता के द्वारा, सारी चीजें करेक्ट है। इसलिए आपने देखा होगा, है ना, कि जो हमारी 9th 10th वाली बेसिकली जो वो होती हैं बुक्स होती हैं, वो सारी चीजें मिलेंगी उनमें, ऐसे भी मिलेगा, उपन्यास भी मिलेंगे और कविता भी मिलेंगी, है ना। वाचन की सामग्री का चयन करते समय ध्यान रखना आवश्यक है, किस चीज का ध्यान रखना आवश्यक है? दोनों चीजों का, कि सामग्री का चयन सावधानी पूर्वक करें और सामग्री जो है वो व्यापक होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, शिक्षा जगत में वाचन की शिक्षा के लिए प्रचलित विधि जो है वो कौन सी है? देखो और कहो विधि, अक्षर बोध विधि और ध्वनि साम्य विधि, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पठन के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं? सारे के सारे, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पठन शिक्षण की जो विधि है वो कौन सी है? सारी की सारी हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पठन कौशल की जो विधि है वो कौन सी है? सारी की सारी हैं, यहाँ पे भी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाचन की शिक्षा के लिए प्रचलित विधि जो है, वाचन मतलब पढ़ने की, है ना, वाचन पठन एक ही चीज है। शिक्षा के लिए प्रचलित विधि जो है वो कौन सी है? सारी है, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से वाचन की विधियों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? 3 वर्गों में, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाचन की विधियों के जो वर्ग हैं वो है कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, है ना। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये 3 थे, ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कौन सी विधि पठन शिक्षण के विकास में सहायक नहीं है? ये पूछा कौन सा पढ़ने के विकास में सहायक नहीं है ना। देखो, सहचर्य विधि, संश्लेषण विधि, संयुक्त विधि, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं कि पठन शिक्षण में ये हेल्प करते हैं, है ना। वाद विवाद विधि जो है ना, वाद विवाद क्या होता है? डिबेट करना, है ना, बहस करना बेसिकली। तो बहस करने में पढ़ना कहाँ से आ गया? बहस करने में तो हम पढ़ ही नहीं रहे। बहस करने में बेसिकली जो हमारा श्रवण कौशल है, यानी सुनने वाला कौशल और जो बोलने वाला कौशल है वो विकसित होता है ना, वाद विवाद विधि में। ठीक है, तो इसीलिए वाद विवाद में तो पढ़ना तो हमारा यूज ही नहीं हो रहा है, तो पढ़ने का विकास कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वाद विवाद विधि जो है वो पठन कौशल में या पठन शिक्षण के विकास में सहायक नहीं होगी। वाचन शिक्षण संबंधी जो विधि है वो कौन सी है? सारी की सारी है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, पठन के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं? दोनों हैं, सस्वर और मौन पठन, तो ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। वाचन का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? स्पष्ट वाचन नहीं है ना। सस्वर और मौन ये तो आपने पढ़े ही हैं। और अक्षर विधि जो है इसके सोपान कौन से हैं? सारे के सारे हैं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्षर बोध विधि के जो लाभ हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पे भी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अक्षर बोध विधि के दोष कौन से हैं? तो यहाँ पर भी हमारा उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा कि अक्षर विधि जो होती है ये जटिल और लंबी प्रक्रिया है और थकाऊ विधि है और आयानो वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अक्षर विधि के प्रकार जो है वो कौन से हैं? तो संश्लेषण विश्लेषण दोनों होते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा
यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संश्लेषण विधि जो है इसके सोपान कौन कौन से, यानी इसके बेसिकली स्टेप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर छात्रों को वर्ण सिखाए जाते हैं, वर्ण सिखाने के पश्चात शब्द निर्माण सिखाया जाता है और फिर मात्राओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है ना। जैसे मैं आपको ऊपर बता रही थी कि सबसे पहले ABCD सिखाएंगे, फिर ABCD से पूरा का पूरा शब्द कैसे बनाएंगे वो सिखाएंगे, ठीक है। और फिर अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में मात्राएं भी होती हैं तो उनका ज्ञान करवाएंगे, ठीक है। और तो नेक्स्ट आ जाएगा संश्लेषण विधियों के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो वर्णमाला विधि, ध्वन्यात्मक और अक्षर विधि सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्लेषणात्मक विधि के सोपान क्या क्या हैं, यानी इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले छात्रों को शब्द सिखाए जाते हैं, शब्दों का विश्लेषण करके वर्ण सिखाए जाते हैं। इसीलिए जो विश्लेषण विधि है ना ये बेसिकली यूज नहीं होती है और ये इससे बच्चे सीख भी नहीं सकते अच्छे से, है ना। संश्लेषण विधि जो है वही ही अच्छी विधि होती है। नेक्स्ट है साहचर्य विधि जो है इसके जन्मदाता कौन है। तो मारिया मॉन्टेसोरी, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। साहचर्य विधि जो है इसके स्टेप्स या इसके सोपान कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर साहचर्य में सबसे पहले छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को उनके परिवेश और उनके अनुभव से संबंधित कार्य बनाने चाहिए। कार्डों पर वस्तु और चित्रों के नाम लिखने चाहिए। तैयार सभी कार्डों को आपस में मिला देते हैं और फिर बच्चे को पूछते हैं उठा उठा के कार्ड कि ये बताओ ये क्या है, ये बताओ ये क्या है ना। बेसिकली एसोसिएटिव, जैसे मैं बता रही थी कि यहाँ पे एप्पल बना हुआ है ना, और यहाँ पे APPLE लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला कार्ड उठा के बच्चे को पूछेंगे तो बेसिकली बच्चा क्या करेगा, उसने एप्पल तो बना हुआ यहाँ पे देख लिया ऑलरेडी, है ना। अब वो नीचे बच्चे को लेकिन हम यहाँ पे फिंगर रख के बोलेंगे कि बताओ ये क्या लिखा हुआ है ना। बच्चे ने ऊपर एप्पल देख लिया लेकिन बार बार जब उसकी नजर पड़ेगी ना APPLE पे तो वो समझ जाएगा APPLE मतलब एप्पल लिखा हुआ है ये, है ना। तो इसको ही हम बोलते हैं मारिया मॉन्टेसोरी या फिर साहचर्य विधि। नेक्स्ट है साहचर्य विधि जो होती है इसके लाभ क्या क्या है। तो छात्र कार्डों एवं चित्रों को देखकर वर्ण तथा शब्दों से परिचित होते हैं, करेक्ट है। छात्रों में सृजनात्मकता एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है और छात्रों में प्रत्यक्षीकरण की क्षमता विकसित होती है, सारे ऑप्शन करेक्ट है। साहचर्य विधि के दोष क्या हैं। तो यहाँ पर प्रयोग केवल निम्न कक्षा स्तरों तक ही किया जाता है ना, मतलब बड़े बड़े जब बच्चे हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड में भी आ गए ना, तभी भी हम कार्ड्स का यूज नहीं कर सकते, है ना, बड़े बच्चे हो गए हैं। और यह विधि संज्ञा सूचक शब्दों का ज्ञान देने हेतु कठिन है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और इस विधि में अभ्यास नितांत आवश्यक है, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, अगर टाइम वाला भी होता तो भी आप करेक्ट कर देते हैं ना। नेक्स्ट है संयुक्त विधि का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजें। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त विधि के जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कहानी विधि का प्रयोग करने का कारण क्या, यानी कहानी कह कह के आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर भी हमारा उपरोक्त से भी करेक्ट हो जाएगा। कहानी विधि के स्टेप या फिर सोपान जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले छात्र अध्यापक को संपूर्ण वर्णमाला से वाक्यों का निर्माण करना, छात्रों को निर्देश देना कि दिए गए वाक्यों से एक कहानी बनाए और विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए छात्र अध्यापक को रंगीन एवं सुंदर चित्रों के नीचे वाक्यों के अक्षर लिख कर देने चाहिए, करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कहानी विधि के लाभ क्या हैं। तो यह सुगमता पूर्वक सीखते हैं, यानी इजीली सीख लेते हैं बच्चे, तीव्र गति से सीखते हैं, यानी जल्दी से सीख जाते हैं, और छात्रों के ध्यान को अधिक समय तक एकाग्र रखने में सहायता मिलती है ना, क्योंकि कहानी रोचक होती है तो बच्चे कहानी सुनते बड़े इंटरेस्ट के साथ हैं। नेक्स्ट है कहानी विधि के दोष क्या हैं। तो यहाँ पर छात्रों में अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करती है, ठीक है, यानी कि बच्चे अनुमान भी लगा लेते हैं, है ना। तो अनुमान लगाना तो गलत है, ठीक है, हमें तो एकदम करेक्ट चीज पढ़ानी है ना, जो लिखा हुआ है बेसिकली वही ही बच्चा पढ़े, अनुमान से ना पढ़े। नेक्स्ट है यह विधि छात्रों की स्मृति स्तर पर बोझ डालती है और इस विधि में समय का अपव्यय अधिक होता है, यानी समय ज्यादा जाता है। सारी की सारी चीजें करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता विधि के सोपान जो हैं या कविता विधि के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले छात्र अध्यापक छात्रों को स्वर, व्यंजन और मात्राओं के योग वाली कविता प्रस्तुत करता है। उसके बाद इस कविता को छात्रों से कंठस्थ करने को कहता है और कविता कंठस्थ हो जाने पर छात्र अध्यापक वर्णों का विश्लेषण करते हैं ना, करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता विधि के लाभ क्या क्या है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है, करेक्ट है, रोचक और आकर्षक विधि है, करेक्ट है, और यह वाचन क्षमता के विकास के साथ छात्र अध्यापक में रचना शक्ति का भी विकास करती है, करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता विधि के दोष क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारे दोनों हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कविता वाचन की जो शैलियां हैं कितनी होती हैं, 2 शैलियां होती हैं, और कौन कौन सी शैलियां हैं। तो छंदानुगत और भावनात्मक वाचन दोनों है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अनुकरण वाचन जो होता है इसके उद्देश्य क्या होते हैं, दोनों होते हैं, ए बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अनुकरण वाचन का उद्देश्य जो है वो क्या है, सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन हमारा
यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वाचनकर्ता के अनुसार सस्वर अनुकरण वाचन का जो भेद है वो क्या है, तो दोनों के दोनों है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वाचन संबंधी दोष जो हैं वो कौन कौन से हैं, सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वाचन संबंधी दोष जो है वो कौन कौन से हैं, अब देखो यहाँ पर अगर देखो ना वाचन संबंधी यानी वो वैसे हम ये स्टार्टिंग में ना पढ़ चुके हैं सारे के सारे, है ना ऑलरेडी, तो वहां पर अगर आपने पढ़ लिए हैं तो ये मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग में हम ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है बच्चों द्वारा शब्दों को ठीक प्रकार से ना पहचान सकने का कारण, यानी वो अक्षर जो है उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो किस वजह से नहीं पहचान रहे, उनकी आंखों में कोई कमी है, या फिर वाचन संबंधी सामग्री का अभाव है, या पाठ्य सामग्री कठिन है ना, सारे की सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम इतनी जल्दी 20 से कब तक है एग्जाम, देखो आपके जो एग्जाम होते हैं ना अर्जू, वो एक दिन के गैप में होते हैं, है ना, तो बेसिकली आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपके 10 डेज में एग्जाम हो जाएंगे, तो 30 तक हो जाएंगे, या तो 30 जनवरी तक, है ना, या तो 1-2 जनवरी तक आपके एग्जाम सारे सारे फिनिश हो जाएंगे, है ना, 20 से 2 समझ लो। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर है, 20 से ही है एग्जाम, है ना, उसमें तो कोई वो नहीं है, क्योंकि जो RMPSU वाले एक बार रख देते हैं वो रख देते हैं, ये इसमें ऐसे नहीं करते कि आगे बढ़ जाएंगे या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके एग्जाम 20 जनवरी से ही होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अशुद्ध उच्चारण के कारण जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, सारे के सारे हो सकते हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध उच्चारण का कारण है क्या है, दोनों चीजें हो सकती हैं, व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, वातावरणीय भी। ठीक, नेक्स्ट है उच्चारण दोष का कारण है क्या क्या हो सकता है, बच्चा जल्दी से प्रयत्न कर रहा है ना, प्रयत्न लाघव है, यानी कि सबसे पहले तो वो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो एफर्ट ही नहीं डाल रहा है, वो कोशिश ही नहीं कर रहा है बोलने की, या फिर उसकी आदत है ना गलत चीज बोलने की, है ना, यानी कि उसके घर में ऐसे बोलते हैं उस चीज को, तो उसको आदत ही पड़ गई है गलत उच्चारण करने की। नेक्स्ट है उच्चारण संबंधी किस दोष से बच्चों को बचना चाहिए, है ना, तो जल्दी जल्दी उच्चारण करना, इससे भी बचना चाहिए, सिर हिलाते हुए वाचन करना, इससे भी बचना चाहिए, अर्थ समझे बिना उच्चारण करना, इससे भी बचना चाहिए, है ना, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरी क्लास में भी जब मैं पढ़ती थी 7th 8th में एक लड़की थी, है ना, जो कि झूला झूलते हुए पढ़ती थी, है ना, मतलब बेसिकली खड़ी होती थी और पढ़ती थी, तो पूरी ऐसे हिलती रहती थी, है ना, मतलब सर तो उसका हिलता ही था, पूरी बॉडी ही हिलती थी उसकी, जैसे गाना गा रही हो, है ना। नेक्स्ट छात्रों को इस उच्चारण संबंधी दोष से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो छात्रों को इस उच्चारण संबंधी दोष से बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अशुद्ध उच्चारण संबंधी विकार के लिए उपचार अपनाना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, सबसे पहले शारीरिक दोषों को ही दूर करना चाहिए, है ना, शब्दों की ध्वनियों का अभ्यास करवाना चाहिए, शब्द भंडारण में वृद्धि करना चाहिए, सारी सारी चीजें करेक्ट हैं, जिससे उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्रों की गति संबंधी विकार के लिए उपचार अपनाना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, सारे के सारे डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक एक शब्द करके पढ़ने का जो कारण होता है वो क्या होता है, सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक एक शब्द करके पढ़ने के विकार को दूर करने का उपचार अपनाना चाहिए, ठीक है, कैसे अपनाना चाहिए, नेत्रों की गति को ठीक करना चाहिए, करेक्ट है, सस्वर वाचन को कम करवाना चाहिए, ये भी करेक्ट है, और सरल और रोचक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, सारी सारी चीजें करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नवीन तथा अपरिचित शब्दों को ठीक प्रकार से ना पढ़ सकने का जो कारण है वो क्या है, ठीक है, यानी कि नए शब्द आ रहे हैं या ऐसे शब्द आ रहे हैं जिनको बच्चे ने पहले देखा ही नहीं है ना, और उनको वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, वाचन संबंधी विधियों का ठीक प्रकार से प्रयोग ना किया जाना, ध्वनि संबंधी प्रशिक्षण का प्रभाव, करेक्ट है दोनों ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नवीन तथा अपरिचित शब्दों को ठीक प्रकार से ना पढ़ सकने की संबंधी विकार का उपचार अपनाना चाहिए, ठीक है, उपरोक्त सभी जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्दों को ठीक से ना पहचान सकने संबंधी विकार के लिए उपचार अपनाना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, सारे के सारे डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वाचन के समय अर्थ को ना समझने का कारण क्या है, यानी पढ़ तो रहा है बच्चा लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ रहा है, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि शब्द भंडारण की कमी, यानी शब्द को वो पढ़ तो पा रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं पता उसको, है ना, मीनिंग नहीं पता, अनुभव तथा अभ्यास का अभाव है, दोनों चीजें करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाचन के समय अर्थ को ना समझने संबंधी विकार को दूर करने का उपचार जो है वो क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, हमें सारी सारी चीजें करनी चाहिए, डी ऑप्शन यहाँ हमारा
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थग्राह्यता के लिए आवश्यक बात है, यानी कि जो आप अर्थ ग्रहण कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए आवश्यक बात क्या है, ठीक है। तो अचेतन मन की पृष्ठभूमि में मौन वाचन की प्रक्रिया चलनी चाहिए, करेक्ट है। और सामीप्य के नियमानुसार लेखक के विचारों को वाचक के अचेतन मन के निकट लाया जाए, दोनों चीजें करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थग्राह्यता में तीव्रता लाई जा सकती है, कैसे, नेत्रों द्वारा जल्दी जल्दी अर्थ ग्रहण करना या मस्तिष्क द्वारा जल्दी जल्दी अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, दोनों चीजें करेक्ट है। नेत्रों से जल्दी जल्दी अर्थ ग्रहण करने का मतलब क्या है, बेसिकली सारे के सारे वर्णों को आप जल्दी से देख रहे हो आंखों से, है ना, तो यानी हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है शुद्ध उच्चारण की जो विशेषताएं हैं क्या है, तीनों की तीनों विशेषताएं हैं, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के उच्चारण को शुद्ध करने के उपाय क्या है, कि शुद्ध बोलने का अभ्यास करना चाहिए, शुद्ध बोलने वालों के साथ मिलना जुलना चाहिए, साहचर्य करना चाहिए उनका, है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाचन दोषों को दूर करने की जो विधि है वो आवृत्ति पुनरावृत्ति करेक्ट है, स्थान परिवर्तन करेक्ट है, अस्पष्टता निवारण करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक बच्चों के उच्चारण को ठीक करने के लिए श्रवण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। श्रवण सामग्री क्या होता है, जिसको सुन करके बच्चा सीखे, ज्ञान ले, है ना, और दृश्य सामग्री जिसको देख करके ज्ञान प्राप्त करे, और श्रवण दृश्य सामग्री जिसको सुनकर भी और देख कर भी दोनों करके ज्ञान प्राप्त करे, है ना, शायद मैंने कल इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो श्रवण सामग्री मतलब जिसको सुन करके बच्चा सीख रहा है, तो देखो यहाँ पर ग्रामोफोन से भी सुनेंगे हम, रेडियो से भी सुनेंगे, टेप रिकॉर्डर से भी सुनेंगे, तीनों चीजें ऐसी हैं जिनको हम सुनते हैं सिर्फ, है ना, यानी डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के उच्चारण को ठीक करने के लिए श्रवण सामग्री का प्रयोग उपयुक्त रहता है, क्या क्या उपयुक्त रहता है, वीडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन, ठीक है, ठीक करने के लिए तो हम तीनों चीजें यूज कर सकते हैं। हालांकि जो वीडियो और टेलीविजन है इसमें हमें दिखेगा भी, लेकिन इनमें सुन भी रहा है ना, तो हमें यहाँ पर देखना है श्रवण हो रहा है या नहीं हो रहा है, तीनों चीजों में श्रवण हो रहा है, यानी कि सुन रहे हैं हम, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पढ़नी के अनुसार उच्चारण नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, नाक से भी नहीं करना चाहिए, खूब चिल्लाकर भी नहीं करना चाहिए, और रुक रुक कर भी नहीं करना चाहिए, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है याकलव्य ने शुद्ध उच्चारण की जो विशेषताएं बताई हैं, ठीक है, वो कितनी बताई हैं, तो टोटल 6 विशेषताएं बताई हैं। याकलव्य शिक्षा के अनुसार शुद्ध उच्चारण की विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मिठास, अक्षरों की स्पष्टता, पदों का पृथक पृथक उच्चारण, सारी की सारी चीजें करेक्ट हैं, डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। याकलव्य शिक्षा के अनुसार शुद्ध उच्चारण की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, लय समर्थता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सुंदर स्वर होना चाहिए, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सफल मौन वाचन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, नेत्रों की प्रगति, नेत्रों की प्रत्यागति और शब्दों का समूहीकरण, सारी की सारी चीजें आवश्यक हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाचन शिक्षण से पूर्व बालक की क्रियाशीलता को जागृत करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, सारी की सारी चीजें, है ना, चित्रों के संबंध में बातचीत, चित्र बनवाना और वस्तुएं बनवाना, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है वाचन शिक्षण से पूर्व बालकों को मुद्रण से परिचित कराने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, बालकों को मुद्रित पुस्तकें दिखाई जाएं, करेक्ट है। बालकों के कमरे में एक स्थान पर कुछ चित्रों वाली सुंदर मुद्रित पुस्तकें होनी चाहिए, करेक्ट है। समाचार पत्रों से चित्र काटकर उन्हें अवतरण पुस्तिकाएं तैयार करवानी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ना, सारी सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेखन कौशल का उद्देश्य क्या होता है, स्पष्ट एवं साफ सुथरा लिखने की आदत विकसित करना, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। छात्रों में सावधानी पूर्वक लिखने की आदत विकसित करना, एकदम करेक्ट बात है। छात्रों को वर्णों की ठीक ठाक बनावट में लिखना सिखाना, बिल्कुल करेक्ट बात है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखन क्रिया कराने के लिए सहायता ली जा सकती है किसकी, गत्ते आदि के कटे हुए अक्षरों की, या रेशमी कपड़ा और रेगमाल कागज पर कटे हुए अक्षर से, या अक्षर के आकार प्रकार के कटे हुए लकड़ी के टुकड़ों से। देखो आपने ना देखा होगा ये सारी की सारी चीजें आजकल जो बच्चे हैं उनके लिए मार्केट में भी आ रही हैं टॉयज के रूप में, है ना, कि आप खरीद के ले आओ और बच्चों को खेल खेल में सिखा सकते हो। ये जितनी भी चीजें गत्ते के कटे हुए अक्षर, है ना, आपने देखा होगा इवन कि जो लकड़ी के होते हैं अल्फाबेट्स या फिर वर्णमाला वाले जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे लकड़ी के भी बने हुए आते हैं, है ना, गत्ते के भी बने हुए आते हैं, हर चीज के आते हैं। रेशमी कपड़ा तथा रेगमाल कागज पर कटे हुए अक्षर से, है ना, आपने वो बिछा लिया और वहां पे आपने बेसिकली वो ले लिया, अक्षर वक्षर ले लिए और बच्चों को क्रम से बनाएंगे, बेटा अ के बाद क्या आएगा यहाँ पे रख दो, फिर आ के बाद क्या आएगा, ई आएगा, यहाँ पे रख दो, है ना, तो ऐसे सिखा सकते हैं। और अक्षरों के आकार प्रकार के कटे हुए लकड़ी के टुकड़ों सबसे कर सकते हैं, है ना, ये लकड़ी के टुकड़े ही अच्छा जो मैं बता रही थी आपको, है ना, लकड़ी के, प्लास्टिक के, हर तरीके के आते हैं, गत्ते के, सबके, है ना, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखना सिखाते समय स्मरण रखना आवश्यक है,
किस चीज का स्मरण रखना आवश्यक है? लेखन चक्र अधिक लंबा ना हो, है ना, यानी कि जो लिखवा रहे हो बच्चों से वो ज्यादा टाइम तक नहीं लिखाना है ना। क्यों नहीं लिखवाना? देखो आप स्टार्टिंग में सिखा रहे हो बच्चे को, है ना, अभी अभी उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हुए हैं, जो उंगलियां हैं इनकी मसल्स उसकी अभी भी डेवलप हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अब लिखवाए जा रहे हो, उतनी भी डेवलप नहीं हुई है कि वो लिखता ही रहेगा आधे आधे घंटे, है ना, तो ज्यादा देर तक भी नहीं लिखवाना है। और लिखना सिखाने का एक क्रम होना चाहिए। प्रारंभ में लिखने की गति पर ध्यान न देकर अक्षरों के आकार और सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए, है ना। बच्चा कितनी देर में लिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पहले आकार कैसा बना रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखन कौशल को विकसित करने की प्रक्रिया को कितनी अवस्थाओं में बांटा जाता है? 4 अवस्थाएं होती हैं, है ना, 4 अवस्थाएं और 3 सोपान, यानी कि तीन जो है वो स्टेप हो जाएंगे, याद रखिएगा। स्टेजेस जो है वो कितनी है? 4। स्टेप्स कितने हैं? 3, ठीक है, क्योंकि जो पहला स्टेप आता है जिसमें हम पूर्व तैयारी करवाते हैं वो स्टेप्स में नहीं आएगा, इसलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है, बालकों में लेखन कौशल विकसित करने की पहली अवस्था जो होती है वो क्या होती है? तो अवस्था तो 4 थी, जिसमें इंक्लूड था कि लिखने से पहले जो हमें तैयारी करवानी है वो भी क्या क्या होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लिखने के लिए तैयारी, ये हमारी पहली अवस्था होती है, ठीक है। बालकों में लेखन कौशल विकसित करने की दूसरी अवस्था क्या होती है? तो दूसरी क्या होती है? अभी बच्चा पेन पकड़ना सीख गया है, अभी हमारा पहला काम क्या है? जो वर्ण है हमारे, यानी जो अल्फाबेट्स या फिर हिंदी में जो अक्षर हैं उनको बच्चा अच्छे से सीखे, है ना, उनको बनाना अच्छे से सीखे। तो दूसरी चीज हमारी क्या हो जाएगी? वर्णों की रचना सिखाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में लेखन कौशल विकसित करने की जो तीसरी अवस्था होगी वो क्या होगी, ठीक है। अब देखो तीसरी अवस्था क्या होती है? अभी बच्चा वर्ण बनाना सीख गया है, वर्ण के बाद में वो वर्ण को मिला करके क्या बनाएगा? शब्द, और शब्द को मिला करके क्या बनाएगा? वाक्य, है ना। तो तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी? शब्द और वाक्यों की रचना सिखाना, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे ये चारों की चारों अवस्थाएं यहीं पर ही दी हुई हैं, है ना। लिखने के लिए तैयारी पहला हो गया, वर्णों की रचना सिखाना दूसरा हो गया, शब्द वाक्यों की रचना सिखाना तीसरा हो गया, लिखने का अभ्यास कराना चौथा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विकसित करने की जो चौथी अवस्था होगी वो क्या होगी? तो लिखने का अभ्यास कराना, ये होगी हमारी 4th अवस्था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर सिखाने की विधियां हैं, यानी जब हम बच्चे को अक्षर सिखा रहे हैं, अ से अनार, आ से आम बनाना सिखा रहे हैं, या ABCD सिखा रहे हैं बच्चे को, तो उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों से हम बच्चे को सिखा सकते हैं? सार्थक रेखाएं खींचने की विधि बिल्कुल करेक्ट है ना, जो मैं बता रही थी कि ऐसी रेखाएं बनाना पहले बच्चा सीखे, है ना। तो ये रेखाएं खींचने की विधि, खंडशः लेखन विधि बिल्कुल करेक्ट है। रेखा अनुसरण विधि, है ना, कि हमने रेखा बना दी, बच्चा इस रेखा के ऊपर पहले बना रहा है ना, तो रेखा अनुसरण विधि हो जाएगी, सारी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अक्षर सिखाने की विधि कौन सी है? अनुलेख विधि बिल्कुल करेक्ट है ना। अनुलेख विधि का मतलब क्या होता है? टीचर जो है वो जो लिखती है हम उसकी कॉपी करते हैं, है ना। तो अनुलेख। स्वतंत्र लेखन मतलब कि जो हमने अपने आप ही लिखा उसको स्वतंत्र लेखन बोलेंगे। और तुलना विधि की तुलना करवा के जो हम लिखना सिखाएंगे बच्चे को, है ना, कंपैरिजन के साथ, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। लेखन कौशल की रणनीति क्या होती है, यानी स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? चित्र विधि, मांटेसरी विधि, अनुसरण विधि, सारी की सारी हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना सिखाने की विधि कौन सी है? अनुकरण, पेस्टोलॉजी, मांटेसरी, सारी की सारी है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेखन कौशल की विधि कौन सी है? रचनात्मक, संश्लेषण, मनोवैज्ञानिक, सारी की सारी हैं। और रचनात्मक प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है रचनात्मक के? पेस्टोलॉजी है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना सिखाने की अनुकरण विधि जो होती है उसके कितने प्रकार हैं? अनुकरण विधि का मतलब क्या होता है? कॉपी करके जो सीखता है बच्चा, है ना। तो इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। लिखना सिखाने की अनुकरण विधि का प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं? तो देखो, रूपरेखा और स्वतंत्र अनुकरण दोनों होते हैं। रूपरेखा अनुकरण का मतलब क्या होता है? टीचर ने पहले या तो ऐसे बना दिया या उसने ऐसे बना दिया, है ना, और बच्चा इनके ऊपर बना रहा है, ठीक है, इसको तो हम बोलेंगे रूपरेखा अनुसरण। स्वतंत्र अनुकरण को क्या बोलेंगे? टीचर ने फर्स्ट लाइन में लिख दिया है ऐसे,
और बाकी जितनी लाइन है इनमें बच्चा लिखेगा ऐसे, इनको देख देख करके, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अनुकरण। तो ये दोनों होते हैं लिखना सिखाने की अनुकरण विधि, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैक्टॉट विधि का अनुमोदन सबसे पहले किया था, किसने किया था? जैक्टॉट ने ही किया था। देखो जैक्टॉट के नाम पर ही इस विधि का नाम है ना, तो कौन करेगा? ऑब्वियसली जैक्टॉट ही करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि में किस ज्ञानेंद्रियों की सहायता ली जाती है? देखो मॉन्टेसरी विधि में ना बेसिकली हमारे 5 सेंसेस होते हैं और हम सारे के सारे सेंसेस की हेल्प लेते हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंख, कान, हाथ सब हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखना सिखाते समय छात्रों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सरकंडे की कलम से लिखवाना चाहिए, एकदम करेक्ट बात है ना। लेखनी 45 अंश पर कटी होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और कलम पकड़ने का ढंग ठीक होना चाहिए, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेखन सिखाने में ध्यान देने योग्य जो बात है वो क्या है? लिखना सिखाने के लिए बालक को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, तो एकदम करेक्ट बात है ना। लिखने के लिए समय एवं उपयुक्त वातावरण को ध्यान रखना चाहिए, एकदम करेक्ट है। और लिखना सीखने को तैयार होने पर उसे विधिवत रूप से वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखना सिखाना चाहिए, सारी चीजें करेक्ट हैं, यानी डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1958 के जनवरी मास के अंक में लिखना कैसे सिखाए में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया था जिस समय बालक लिखने की आवश्यकता अनुभव करे उसी समय उसे लिखना सिखाया जाए, है ना। ऐसा नहीं है जब बच्चा खुद से पेन पकड़ रहा है, वैसे भी बच्चा जब 2-2.5 साल का होता है ना, वो तभी ही पकड़ के कुछ भी चौक मिले उसे या पेन मिले वो खुद से दीवारों विवारों पे लिखना वो मतलब स्टार्ट कर देता है। कुछ भी पहले तो मतलब बेसिकली इसको भी कुछ चीज़ बोलते हैं जो बच्चा स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे करता है ना, इसको भी हम कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका नाम क्या होता है ना। तो सबसे पहले बच्चा ये तो अपने आप ही करने लगता है, तो जब वो अपने आप करने लगा है ना आपको तब सिखाना है। ऐसे नहीं है बच्चा बेचारा 2 साल का हुआ है, उसके फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं हुआ है और आप उसको पकड़ के मार मूर के आप सिखाने लगे, ऐसे नहीं करना, है ना। और नेक्स्ट है उपयुक्त स्थिति में बालक के समग्र रूप में लिखवाया जाए, ये बिल्कुल करेक्ट है। और बालकों के व्यक्तिगत भेदों का पूरा ध्यान रखा जाए, ये भी चीज करेक्ट है ना। अब ये क्या है? व्यक्तिगत भेदों को का पूरा ध्यान रखा जाए। आपने देखा होगा कोई बच्चा है वो बोल लेगा बड़ी जल्दी, है ना, 1.5 साल का होएगा और बोलने लगेगा, है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा बोलने लगेगा। 2 साल का फटाफट कुछ भी बोले जा रहा है ना। कोई बच्चा है उसका बोलना उतना जल्दी नहीं स्टार्ट हो रहा है, वो 2.5 साल में जाकर के बोल पा रहा है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो 2.5 साल में बोल पा रहा है ना वो और चीज़ों में बहुत बढ़िया हो, है ना, वो आइडेंटिफिकेशन में बहुत अच्छा हो, उसने जो बेसिकली कैचिंग पावर है उसकी वर्ण को कैच करने की, ये अच्छा जो ऐसे बना हुआ है इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, है ना, वो उस चीज़ को बहुत जल्दी से कैच कर रहा है। हो सकता है वो वैसे नहीं बोल पा रहा है पर उसको सारी चीजें बताए, आइडेंटिफिकेशन है। इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत भेद, यानी कि बच्चा किसी चीज में कोई बच्चा ज्यादा ठीक है, किसी चीज में कोई बच्चा ज्यादा ठीक है, तो आपको बेसिकली इसे जोर नहीं देना है ना, कि देखो उसका बच्चा तो इतनी जल्दी लिखना स्टार्ट हो गया है, मेरा बच्चा भी लिखना नहीं सीखा है ना, मैं भी इसको लिखाऊं जबरदस्ती पकड़ के, तो ऐसे नहीं करना है। बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हमें उनका ध्यान रखना है ना, हमें ऐसे नहीं करना, हम ऐसे तो करना ही नहीं है हमारा बच्चा पीछे चल रहा है, हो सकता है हमारा बच्चा और 10 चीज़ों में बाकी बच्चों से आगे हो, है ना, तो ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सुलेख है उसका मतलब क्या होता है, यानी जो कैलीग्राफी होता है उसका मतलब क्या होता है? तो वही जो सुंदर लिखा हुआ लेख होता है उसी को ही सुलेख बोलते हैं, है ना। तो वो लेख जो अच्छे ढंग से लिखा जाए और वो लेख जो अच्छे प्रकार से गढ़ा जा सके और वह लेख जिसमें आकर्षण, अनुपात, कला और इन सब का संगठन हो, सारी चीजें करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुलेख का उद्देश्य क्या होता है? बालक आकर्षक और सुडौल अक्षर लिखने को प्रवृत्त हों और बालक के हाथ, मस्तिष्क और हृदय में समन्वय हो, छात्रों को इंद्रिय शिक्षण मिले, सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन बेसिकली हमारा यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलेख लिखने का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला है छात्र सुंदर और सुपाठ्य लिखते समय समुचित गति का निर्वाह कर सके। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार हों और बालकों में सौंदर्य अनुभूति की भावना जागृत हो, सारी की सारी चीजें करेक्ट हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सुलेख की विशेषता क्या होती है? जो कुछ लिखा जाता है वह सुंदर और आकर्षक होता है, करेक्ट है, क्योंकि सुलेख हम बोली किसको रहे हैं? जो सुंदर हो, है ना, लेख जो कि सुंदर हो, सु का मतलब सुंदर हो, है ना। तो अक्षर सुडौल और समानुपात होते हैं, करेक्ट है, पंक्तियां टेढ़ी मेढ़ी ना होकर के सीधी होती हैं, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्षरों की सुंदरता और सुडौलता से आशय क्या है ना, यानी कि हम बोल रहे हैं अक्षर सुंदर हैं और सुडौल हैं, इसका मतलब क्या है? तो अक्षर के प्रत्येक अंग का ठीक ठाक अनुपात
अनुपात होना, बिल्कुल करेक्ट है। अक्षर ना छोटा होना ना ही बड़ा होना, करेक्ट है। और लेख सुंदर होता है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक को छात्रों के सुलेख का संशोधन करते समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को बेसिकली जब वो सुलेख का संशोधन कर रहा है, सुलेख का संशोधन का मतलब क्या हुआ कि जब बेसिकली वो सुलेख में जो भी गलतियां करी हैं बच्चों को, उनकी गलतियों को बता रहा है और उनको बेसिकली संशोधित करवा रहा है, मतलब चेंज करवा रहा है कि आपको इस तरीके से नहीं इस तरीके से लिखना है ना, उसको हम संशोधन बोलते हैं। तो संशोधन करने के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए शिक्षक को, यथासंभव छात्रों के सुलेख कार्य का संशोधन उनके सामने ही किया जाए, है ना, ताकि उनको पता चल जाए। ठीक है, उनको बताए भी कि ये गलती है, ये ऐसे होगा। अशुद्ध लिखे गए शब्द या अक्षर को अध्यापक कॉपी के हाशिए में अथवा अक्षर पास ही सही लिखे, है ना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो अक्षर है उसके पास में ही उसका सही चीज लिखते हैं ना। जैसे बच्चे ने बेसिकली अक्षय है ना, तो बच्चे ने अक्षय ऐसे लिख दिया है ना, ये छह छाता है, तो छह छाता भी तो छह छाता ऐसे ही बनता है ना, नहीं ऐसे बनता है, छह छाता ऐसे बना हुआ होता है ना है ना, तो अक्षय है। ठीक है, देखो ये अक्षय है ऐसे, है ना, पर ये अक्षय करेक्ट नहीं है ना, ये छह छाता है, जबकि वही मैं बता रही हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जो छह छाता होता है ना, ये नहीं होता है अक्षय में, तो टीचर बच्चों को बताएगा कि यहाँ पे छह छाता नहीं होता है, छह क्षत्रिय होता है ना। तो क्या करेगा, अ और ये क्षत्रिय और य, कि अक्षय जो है बेटा वो ऐसे बनता है ना। तो टीचर जो है बेसिकली बच्चे को ये सिखाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम अभी श्रुति की भी बात कर रहे थे, तो श्रुति भी लिखेंगे तो देखो श्रुति ऐसे भी तो लिखाई जा सकता है ना। बच्चे ने ऐसे लिख लिया है श्रुति, वैसे श्रुति तो शय बनना चाहिए ऐसे, है ना, तो बच्चे ने ऐसे लिख लिया श्रुति। ठीक है, तो अब टीचर बच्चे को बताएगा कि बेटा ऐसे नहीं लिखते, श्रुति में ये श्र आता है ना, ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके मतलब जस्ट पास में ही बना दे टीचर ये। ठीक है, और नेक्स्ट है संशोधन के लिए अध्यापक की कलम छात्र की कलम के अनुपात की हो, ये भी एकदम करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुलेख का मूल्यांकन करते समय ध्यान रखना आवश्यक है। किस चीज का ध्यान रखना आवश्यक है, लेख की गति का, बिल्कुल करेक्ट बात है, और लेख की गुणवत्ता का, ये भी करेक्ट बात है ना, मूल्यांकन करते समय। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अनुलिपि जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, अनुलिपि तो मैंने बताया था, अनु मैम ध्यान रखिएगा, अनु मैम बोल रही हैं, अगर हम उसको लिख रहे हैं तो उसको अनुलिपि बोलेंगे, है ना। तो अनुलिपि जो है वो बेसिकली है क्या, हमें अब ये इसका आंसर देना है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है लेख लिखना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक के आदर्श लेख का बिल्कुल वैसा का वैसा अनुकरण करना, है ना, और अध्यापक के बोलने पर, अरे ये होएगा इसका भी, है ना, यानी जो अनु मैम है उन्होंने लिखा है पहले और उसके बाद हम अनु मैम की कॉपी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अनुलिपि हो जाएगा, है ना। तो अध्यापक के आदर्श लेख का बिल्कुल वैसा ही अनुकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट है जब बालक अनुलिपि कर रहे हो तो अध्यापक को यह देखना चाहिए, अध्यापक को क्या देखना चाहिए कि बालक ठीक ढंग से बैठे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, उनका कलम पकड़ने का ढंग सही है, एकदम करेक्ट है, अच्छा लिखने वालों की प्रशंसा की जाए, बिल्कुल करेक्ट है, ताकि और जो बच्चे हैं उनके अंदर भी मोटिवेशन आए कि हमें भी अच्छा लिखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है प्रतिलिपि क्या होता है। तो प्रतिलिपि का मतलब है जो बुक में लिखा हुआ है वो देख करके हम कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो अनुलिपि मतलब अध्यापक के आदर्श लेख का अनुकरण, नो, ये तो क्या होता है, अनु मैम होता है ना, यानी अनुलिपि होता है। नेक्स्ट है मुद्रित पुस्तिका के आदर्श लेख का अनुकरण या फिर पाठ्य पुस्तक या पत्र पत्रिका के किसी अंश का अनुकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर पाठ्य पुस्तक, यानी जो भी हमारी बेसिकली बुक होती है उसमें से जो हमने लिखा हुआ है उसको बोलते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिलिपि का लाभ क्या होता है, बालकों का लेख सुंदर हो जाता है, एकदम करेक्ट है, उनके भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, एकदम करेक्ट है, यानी जब वो बुक में से लिखेंगे तो उसमें से पढ़ेंगे भी तो, और पढ़ेंगे तो उनकी भाषा का ही तो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, और उनका परिचय नए नए शब्दों और वाक्यों से होता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बुक में बहुत सारी नई नई चीजें लिख रही होंगी जो बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ी हैं या फिर नहीं उनके सामने किसी ने बोली हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिक्षक को प्रतिलिपि संबंधी बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? प्रतिलिपि की विषय वस्तु बालकों की रुचि के अनुसार हो, है ना, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। जो प्रतिलिपि है यानी कि जो भी बुक में से आप लिखने के लिए दे रहे हो, बेसिकली बच्चों को जो कहानी वाली बुक्स होती हैं या फिर जो पोएम्स या राइम वाइम वाली बुक्स हैं वो ज़्यादा पसंद आती है ना, तो हम चाहेंगे कि उसी में से ही बच्चों को लिखने के लिए दें, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट उसमें है तो वो अच्छे से लिख के लाएंगे, है ना, बिना बोर हुए। या अगर आपने कुछ भी पकड़ा दिया उनको, कोई भी बुक पकड़ा दी, है ना, तो वो उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक, तो बालकों के अनुभव तथा ज्ञान परिधि को ध्यान में सुनकर ही, रखकर ही प्रतिलिपि संबंधी अंशों का चयन किया जाए। एकदम करेक्ट है। जब बालक प्रतिलिपि कर चुके हैं तब उसका निरीक्षण अध्यापक द्वारा करा जाए। एकदम करेक्ट बात है ना, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रुतलेख जो होता है इसका मतलब क्या होता है ना, ऋतुलेख या फिर श्रुतलेख एक ही चीज है ना, तो श्रुतलेख या फिर ऋतुलेख का मतलब क्या होता है, जो हम सुन रहे हैं, है ना, ये जो श्रुतलेख है ना इसको श्रुति लेख भी बोलते हैं ना, श्रुति मतलब ये ऐसे करके भी लिखा हुआ हो सकता है, श्रुति लेख, है ना, इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है ये। तो जो श्रुति लेख होता है इसका मतलब क्या होता है, सुन करके लिखना। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट। वैसे भी श्रुति जो होता है ना वो हम सुनने को ही बोलते हैं श्रुति, है ना, ये आप आगे पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में, है ना, या 2nd सेमेस्टर में भी है इसके बारे में, श्रुति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है श्रुतलेख क्या है ना, या ऋतुलेख जो है या फिर श्रुतलेख जो है वो क्या है। इसमें अध्यापक बोलता है और बालक सुन करके लिखते हैं। एकदम करेक्ट है। ठीक है, अध्यापक जो है इसमें वो बोलेगा और जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, लिखेंगे अध्यापक के, जो भी अध्यापक बोल रहा है उसको सुन करके। ठीक है, ए ऑप्शन यहीं पर ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे अध्यापक के आदर्श लेख का अनुकरण नो, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापक के भाषण को छात्र सुनते हैं, है ना, सुनते नहीं है, सुन करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वही ही सिर्फ सही ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट है श्रुतलेख की सफलता निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है। पहला है विषय सामग्री बालकों की रुचि, अनुभव और ज्ञान के आधार पर चुनी जाए। एकदम करेक्ट है। और बालकों के पास उचित लेखन सामग्री, यानी जिस चीज की उनको जरूरत है लिखने में, जिस भी चीज की हेल्प चाहिए वो सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए। छात्र ठीक आसन पर बैठाए जाए, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि की दृष्टि से श्रुतलेख को कितने सोपानों में विभाजित किया गया है, यानी कि उसके स्टेप्स कितने, अगर हमें बच्चों को सिखाना है लिखना तो 4 स्टेप हैं, है ना। श्रुत लिपि के प्रथम सोपान का क्रियाकलाप हो, क्रियाकलाप जो है वो क्या होता है प्रथम सोपान का, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करेंगे, गद्यांश के नवीन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे और गद्यांश को जब सभी छात्र अच्छे प्रकार देख लें उसे मिटा देंगे। बिल्कुल करेक्ट है ना। सबसे पहले तो यही करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, है ना, जो भी हमें बेसिकली बच्चों को श्रुतलेख कराना है वो सारी चीजें हम ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख देते हैं, है ना। बच्चों ने अच्छे से देख लिया उसको, उसके बाद में उसको क्या करेंगे, मिटा देंगे, यानी दोनों चीजें हमारी करेक्ट है यहाँ पर। अब आएंगे हम द्वितीय सोपान में, यानी कि सेकंड स्टेप। अब इसके बाद क्या होगा, हमने मिटा दिया है तो इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आएगा उसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अध्यापक गद्यांश का सस्वर वाचन करता है ना, यानी जो भी गद्यांश था वो पहले बोलता जाता है, सस्वर वाचन यानी तेज तेज पढ़ता जाता है उसको, फिर बालक केवल सुनते हैं। ठीक है, पहले क्या करेगा, टीचर केवल बोल रहा है और बच्चा केवल सुन रहा है, लिख नहीं रहा अभी, है ना। तो टीचर, सस्वर वाचन का मतलब होता है, सस्वर का मतलब होता है तेज तेज बोलना, है ना। तो टीचर जो है वो तेज तेज बोल रहा है और बच्चे केवल सुन रहे हैं, बोल रहा है नहीं, वाचन कर रहा है मतलब पढ़ रहा है, तेज तेज पढ़ रहा है और बच्चे जो है वो केवल सुन रहे हैं और जो भी उसका भाव है उसको समझ रहे हैं, यानी जो भी बोला जा रहा है उसको चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद लिखने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं, हमारा सेकंड स्टेप होता है। तीसरा जो सोपान होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, अध्यापक अपेक्षाकृत मंद गति से, है ना, अभी एक बार उसने ऐसे ही बोल दिया, बच्चों ने केवल सुना, अभी वो बोलेगा धीरे धीरे और बच्चे जो हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो अध्यापक मंद गति से स्वर में आरोह अवरोह सहित शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करते हुए गद्यांश को बोलता है और छात्र उसको लिखते जाते हैं, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। और छात्र को लिखते समय किसी शब्द या वाक्य की आवृत्ति नहीं करनी चाहिए, एकदम करेक्ट है। डी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा जो फोर्थ स्टेप होता है वो क्या होता है, जो भी बच्चों का कुछ छूट गया है तो अभी अध्यापक तेज तेज बोलेगा, एक बारी में तेजी से बोलता जाएगा और बच्चों का एक आध शब्द जो बीच में छूट गया है उसको अभी बच्चे लिख लेंगे, है ना। तो अध्यापक तीव्र गति से गद्यांश का वाचन करता है, छात्र छूटे हुए और अशुद्ध शब्दों को ठीक करते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रुतलेख के संशोधन का जो ढंग है वो क्या है। ठीक है,
चलिए, है ना। श्रुत लेख के संशोधन का ढंग क्या है? संशोधन के ढंग का मतलब क्या है कि जब भी हम बेसिकली संशोधन कर रहे हैं, बच्चों ने जो भी लिखा है उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं और उसको हम बच्चों को बताएंगे यहाँ पर गलती है। संशोधन अगर कर रहे हैं तो उसका ढंग क्या है? यदि बालकों की संख्या कम हो तो अध्यापक व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बालक को सामने बुलाकर संशोधित करे, करेक्ट है। बालकों की संख्या अधिक होने पर अध्यापक छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाएं अपने घर ले जाकर संशोधित करे। बेस्ट तरीका तो यही होता है, बच्चे के सामने ही करे और उसको वहीं पे बता दे कि बेटा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, है ना। और यदि गद्यांश पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है तो छात्रों को स्वयं अपने कार्य को संशोधित करने के लिए कहा जा सकता है। सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है श्रुति लिपि से लाभ क्या है? ठीक है, क्या फायदा होगा इससे? तो अध्यापक जो कुछ बोलता है बालक उसे सावधानी पूर्वक सुनते हैं, एकदम करेक्ट बात है। छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकास होती है, करेक्ट है। और बालक विराम चिन्हों का ठीक ठीक प्रयोग करना सीख जाते हैं, करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रुत लिपि की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? अध्यापक के बोलने की गति ठीक ठाक हो, बिल्कुल करेक्ट है। अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट हो, जो गद्यांश चुना जाए वह ना तो सरल हो और ना ही बहुत कठिन, करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुत लिपि का प्रारंभ कराने से पूर्व, जब हम करवा रहे हैं श्रुति लिपि, है ना, तो उससे पहले हमें क्या करना है? छात्रों को भाषा की ध्वनियों का ज्ञान हो, एकदम करेक्ट है ना। उनको बेसिकली साउंड्स तो पता हो उन ध्वनियों को व्यक्त करने वाले अक्षरों का ज्ञान हो, एकदम करेक्ट है। और अक्षरों की आकृति और प्रतिलिपि का अभ्यास हो, ये भी करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखने में कुशलता लाने के लिए छात्र जो है वो शुद्ध वाक्यों का गठन कर सकते हैं, करेक्ट है। अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुत लेख लिख सकते हैं, करेक्ट है। छात्र अनुच्छेद बनाकर लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रुत लेख के लिए शिक्षक प्रयोग कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं? ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि श्रुत लेख का मतलब ही होता है सुनकर लिखना। तो हम इन दोनों चीजों में जो भी हमें बच्चों को लिखवाना है वो इसमें रिकॉर्ड कर रखिए, इसको बजा दो, बच्चे सुन करके लिख लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन की कुशलता का मूल्यांकन करते समय, ठीक है, शिक्षक जो है उसको क्या देखना चाहिए? तो बालक सुंदर सुडौल सुपाठ्य अक्षरों में लिख सकते हैं, करेक्ट है। वे शुद्ध वर्तनी में लिख सकते हैं और वे विराम चिन्हों का ठीक ठीक प्रयोग करके लिख सकते हैं ना। ये सारी चीजें देखे टीचर कि ये बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें देखनी है टीचर को। बालक द्वारा गृह कार्य ना करने का कारण क्या है? ठीक है, कि वो होमवर्क आप दे रहे हो करके नहीं ला रहा, इसका रीजन क्या हो सकता है? गृह कार्य में बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है ना। जैसे हम बता रहे थे कि बच्चे को जब भी आपको बेसिकली लिखने के लिए देना है ना, प्रतिलिपि देनी है, यानी कोई भी पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपने बोलना है कि ये पैराग्राफ लिख के लाओ, तो कौन सा दो? जिसमें बच्चे की रुचि है वो दो, ताकि वो अच्छे से इंटरेस्ट के साथ लिखे, है ना। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो करेगा ही नहीं, तो जिसमें उसकी रुचि है वो दो। गृह कार्य ना समझ पाना, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि टीचर ने मुझे करने के लिए दिया क्या है ना, तो उसको अच्छे से समझाना भी चाहिए, ये भी करेक्ट है। और वर्तनी में अशुद्धियां, यानी जो भी वो लिख रहा है उसमें अशुद्धियां हैं, बहुत स्पेलिंग्स में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं उसकी, आपने डांट दिया है ना, तो वो अभी लिखेगा ही नहीं, बोलेगा मेरे को डांट पड़ती है मैं नहीं लिख रहा, है ना। तो सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।